हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 20 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। वाइडली डिस्कस किया जा रहा है और डेली द हिंदू में कोई ना कोई टॉपिक आ रहा है इससे रिलेटेड, जिसकी वजह से हम डेली ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, और जब डेली इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जून मंथ के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी मंथ का तो इसका मतलब क्या है कि इस बार के क्लैट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे जो भी न्यूज आएगी हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एंड उसके बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस टॉपिक को, है ना, कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इस बार के क्लैट के एग्जाम में ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। याद करिए 2023 जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे था तो पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे आ गया था, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे। ठीक है, तो सेम 2023 की तरह 2025 में, है ना, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में देयर माइट बी पॉसिबिलिटी इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट हुई है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। एक स्टेटमेंट दिया गया है इजराइल की तरफ से, बहुत ही हार्श स्टेटमेंट। खमेनेई कैन नो लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट, इजराइल ने बोला है। खमेनेई कौन? अयातुल्ला अयातुल्ला अली खमेनेई, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ठीक है, ईरान में क्या है, थियोक्रेसी है, तो जिसकी वजह से वहां एक सुप्रीम लीडर होता है, बेसिकली एक रिलीजियस लीडर होता है, और इसके बनाए गए लॉज, इसके बनाए गए जो नियम कानून हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना, वो सुप्रीम होते हैं। किससे सुप्रीम होते हैं? पार्लियामेंट और जो भी एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस और लॉ की कंपैरिजन में, है ना। तो इजराइल ने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है अयातुल्ला अली खुमैनी के बारे में कि इस पर्सन को जीने का कोई हक नहीं है ना, नो लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट। क्यों बोला है इजराइल ने ऐसा? देखो, ईरान इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है डेली। ईरान की तरफ से ये बराज ऑफ मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है इजराइल की तरफ, और ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ बहुत सारी मिसाइल से जो है वो फायर की जा रही हैं। अब इसी रो में, है ना, इसी मिसाइल फायरिंग में कल ईरान ने इजराइल के एक हॉस्पिटल पे एक मिसाइल फायर कर दी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या फिर जो विजिटर्स थे जो मरीजों को देखने आए थे, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, इसके बाद इजराइल में एक गुस्सा आया, है ना, एक आउटरेज आया कि इट इज़ हाई टाइम, है ना, अब हमें जो है ईरान को क्या कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, मैप से हटा देना चाहिए, है ना। तो इस पर इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल काट्स, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये पूरे ईरान का डिसीजन नहीं है, हॉस्पिटल पे मिसाइल मारना ये पूरे ईरान का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन जिस पर्सन का है वो है ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी। ठीक है, तो पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए, और जिस तरह का उसने वॉर क्राइम कमिट किया है कि वॉर के टाइम पे, है ना, एक हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराना, एक हॉस्पिटल पे मिसाइल गिराना, है ना, जिससे क्या हो, एक अनवांटेड पैनिक क्रिएट हो, है ना। जब वॉर में लोग घायल हो जाते हैं या सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल उनकी लास्ट होप होती है। ठीक है, तो ईरान ने जिस तरह से अब हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग किया उसके बाद
लोग हॉस्पिटल जाने में भी घबराएंगे कि क्या पता कोई मिसाइल उधर आ गई एंड उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारा पेशेंट जो है मारा गया। तो दैट इज़ वाई ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पनिशमेंट ईरान के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए सुप्रीम लीडर को। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें यूएसए की भी धीरे धीरे एंट्री हो रही है। ठीक है, इजराइल प्रोवोक कर रहा है पूरा यूएसए को कि आप चलिए, और अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ईरान में रिजीम चेंज करने में, है ना। ईरान पहले 1979 से पहले, है ना, जब वहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी तो इजराइल और यूएसए का सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाता था। बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करते थे ये तीनों कंट्री, इजराइल और ईरान, है ना, जो कि आज एक दूसरे को, है ना, बहुत सारी मिसाइल्सों से हिट कर रहे हैं, बहुत सारी मिसाइल से हिट कर रहे हैं ये लोग, है ना। एक टाइम पे ये, है ना, बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। लेटर ऑन 1979 में रिवोल्यूशन होती है, वहाँ पे इस्लामिक रिवोल्यूशन होती है, और ईरान में मोनार्की को हटा के थियोक्रेसी पावर में आती है, जिसके बाद ईरान और इजराइल के जो रिलेशंस हैं ऑल ऑफ द सडन खराब होने लगते हैं, बिकॉज ईरान इज ए इस्लामिक कंट्री वेयर एज इजराइल इज ए ज्यूस कंट्री। तो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली रिलीजियस बना दिया गया उसको। ठीक है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें अभी इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इजराइल ने शुरुआत की है, बहुत सारी मिसाइल से हिट की हैं, और ईरान को राइट है खुद को डिफेंड करने का और खुद का रिवेंज लेने का या फिर रिटेलिएट करने का। तो अब जो नरेटिव जो अगेंस्ट था इजराइल के, वो अब इजराइल के फेवर में बनना शुरू हो गया है आफ्टर दिस अटैक ऑन हॉस्पिटल, है ना। एवरी कंट्री इज क्रिटिसाइजिंग ईरान्स डिसीजन टू फायर अ मिसाइल ऑन हॉस्पिटल, है ना। तो इसके बाद अब एक आउटरीच ईरान के अगेंस्ट पूरी दुनिया में भी क्रिएट होने वाला है, जो नॉर्वे, स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, जो कहीं ना कहीं वॉर रुकवाने की डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात कर रहे थे, वो शायद अब इन बातों को नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि अब इजराइल को भी राइट है भाई, इजराइल के तो हॉस्पिटल पे बम गिराए जा रहे हैं, इजराइल के तो हॉस्पिटल पे मिसाइल्स गिराई जा रही हैं, तो इजराइल को भी खुद को डिफेंड करने का पूरा पूरा हक है ना। मिडिल ईस्ट जिस रीजन में ये दोनों कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, ईरान और इजराइल, ये हमेशा से खास करके आफ्टर 1950 एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, अच्छी वजहों से नहीं, नेगेटिव वजहों से, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के किसी ना किसी कोने में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है लगभग पिछले 17 और 80 ईयर से, है ना। कभी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आया कि मिडिल ईस्ट में एकदम पीस है। क्या है मिडिल ईस्ट, कहाँ पे ये लोकेट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन है मिडिल ईस्ट की, चलिए जान लेते हैं। चलिए, ये रहा मिडिल ईस्ट का मैप, ठीक है। मिडिल ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में, और अगर आप इसे एशिया के पर्सपेक्टिव से देखें, है ना, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एशिया में, ठीक है। ईस्ट में तो ये कहीं से भी नहीं है, इसे मिडिल ईस्ट बोला जाता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज पर्सपेक्टिव। अगर वेस्टर्न कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ईस्ट में पड़ता है, और फार ईस्ट के बिल्कुल मिडिल में पड़ता है ये रीजन। दैट इज वाई द रीजन इज नॉन एज मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में कहने का मतलब इस रीजन को ये नहीं है कि ये ईस्ट में है ना। वेस्टर्न कंट्रीज जो अब आपके लिबरल कंट्रीज माने जाते हैं, सो कॉल्ड यूके, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूएसए, इनके पर्सपेक्टिव से ये ईस्ट में है ना, और बिल्कुल ईस्ट में नहीं है ना, ईस्ट के मिडिल में है। दैट इज वाई द रीजन इज नॉन एज मिडिल ईस्ट। अदरवाइज ये वेस्ट एशिया का पार्ट है। अगर एशिया के पर्सपेक्टिव से देखें, कौन कौन से कंट्रीज इसमें आते हैं, आपका ईरान आता है, इराक आता है, सीरिया आता है, इजराइल आता है, पैलेस्टाइन आता है, इसके अलावा जॉर्डन आता है, सऊदी अरबिया आता है, कुवैत आता है, बहरीन आता है, कतर आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात आता है, यमन आता है, ओमान आता है, ठीक है। और इसका जो नियर बाई सी है वो है अरबियन सी, ये देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया देखने को मिल जाएगा। ये जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ बगल में यहाँ पे पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, अरबियन सी, ठीक है। ये जो रीजन है,
ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है, गल्फ रीजन बोला जाता है, बिकॉज ऑफ, है ना, पर्सियन गल्फ, है ना, ये वाला जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो ये क्या है, पर्सियन गल्फ। इसके अलावा एक गल्फ और भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ये है ना, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ ओमान। पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जो जोड़ने वाली स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछा जा सकता है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में है, जो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। इसके अलावा, है ना, स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक ऐसी स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज को, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और दो लैंड्स को आपस में क्या करने का काम करती है, सेपरेट करती है। तो कौन सी वाटर बॉडी को जोड़ रही है ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रही है। और किसको, दो लैंड्स को अलग करने का काम करती है, तो ईरान को अलग करती है ये ओमान से, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसके अलावा जब आप थोड़ा नीचे आएंगे यहां से, है ना, तो आपको यहाँ पे एक और स्ट्रेट देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेट का सीधा मतलब, जब कभी भी स्ट्रेट का जिक्र हो तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को, दो, है ना, बिगर लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है और दो लैंड्स को सेपरेट करने का काम करती है। तो जो स्ट्रेट है ये वाली, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, बॉब एलमेंडेव। एक मिनट, बॉब एल मेंडेव। बॉब एल मेंडेव, ये किसको कनेक्ट करती है, रेड सी को कनेक्ट करती है विद गल्फ ऑफ ईडन। ठीक है, और कौन कौन से दो लैंड मासेज हैं जिनको ये सेपरेट करती है, तो एक यमन है आपका, ये यमन रहा, है ना, और यमन को अलग करती है ये जिबूती, जो कि अफ्रीका में, ये रही जिबूती। ठीक है, तो यमन को जिबूती से सेपरेट करती है और रेड सी को कनेक्ट करती है विद गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ईरान की कैपिटल जल्दी से आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ठीक है, इसके अलावा इजराइल की करेंसी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी से फटाफट आंसर देंगे। तो ईरान की कैपिटल बताइए और इजराइल की करेंसी बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से भी है, बट ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। 110 स्टूडेंट फ्रॉम वॉर टॉर्न ईरान लैंड इन न्यू दिल्ली बाया आर्मेनिया। ठीक है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान और इजराइल से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है। क्या नाम है ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, ईरान और इजराइल, है ना, जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, ईरान में कितने लोग हमारे अभी फंसे हुए हैं, लगभग 10,000 लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, और इजराइल में लगभग 25,000 लोग फंसे हुए हैं। तो इन टोटल 35,000 लोगों को इनके रेस्पेक्टिव एरिया से इवैक्यूएट करके इंडिया लेके आना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, अब किस तरह से ऑपरेशन सिंधु को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बिकॉज ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्टिन्यूसली मिसाइल्स फायर की जा रही हैं। तो एक प्रॉपर इवैक्यूएशन है कि हम ईरान में जाएं, ईरान का जो पोर्ट है ना, जो एयरपोर्ट है, उस पर लैंड करें और वहाँ से अपने लोगों को, है ना, इवैक्यूएट करें। ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा नज़र आता है ना, मान लो कोई मिसहैप हो गया या फिर कोई इजरायली मिसाइल वहाँ पे आके गिर गई, सेम इन द कंडीशन ऑफ इजराइल, है ना, कि हम इजराइल गए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए और वहाँ पे एक मिसाइल आती है और हमारा जो ऑपरेशन सिंधु है ना, वो खतरे में पड़ जाता है। तो इस तरह से जो इवैक्यूएशन है वो नहीं हो रहा है। इंडियन सिटीजन्स को हेल्पलाइन के थ्रू, बहुत सारी हेल्पलाइंस इशू की गई हैं ईरान में भी और इजराइल में भी,
बाई आवर एम्बेसीज इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, और बोला गया कि आप इन पर कॉल करो, हम आपको गाइड करेंगे कि आपका इवैक्यूएशन कैसे होगा, है ना। इसके अलावा कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दी गई हैं, जैसे ईरान में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको बोला गया है कि आप अर्मेनिया बॉर्डर पे जाओ, है ना, ईरान से होते हुए अर्मेनिया जाओ, क्योंकि दोनों बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, है ना। अर्मेनिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, हम आपको वहां से एयरलिफ्ट कर लेंगे। सेम इजराइल के केस में लोगों को बोल दिया गया है कि भाई आप जाओ इजिप्ट और जॉर्डन बाय लैंड रूट, क्योंकि ये दोनों ही कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं विद इजराइल, हम आपको इन दोनों कंट्री से एयरलिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी इवैक्यूएशन प्रोग्राम के जो ऑपरेशन सिंधु है ना, उसके तहत फर्स्ट फेज में 110 लोगों को ईरान से इवैक्यूएट किया गया, ईरान से इवैक्यूएट किया गया, क्योंकि जो एरोप्लेन है उसमें इतने ही, है ना, 100 से 200 लोग, 100 to 200 लोग ही आ सकते हैं, है ना। तो इतने ही लोगों को फर्स्ट फेज में इवैक्यूएट किया गया और इन्हें सेफली न्यू दिल्ली लेके आया गया है। तो मतलब ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया, है ना, इंडियन गवर्नमेंट, है ना, और इंडिया, है ना, कभी भी अपने सिटीजन्स को किसी सिचुएशन में पड़ा नहीं छोड़ता है, लाइक पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के लोग भी होंगे ईरान में, बट हमने ऐसा कुछ नहीं सुना कि पाकिस्तान इवैक्यूएट कर रहा है अपने लोगों को। पाकिस्तान में के जो सिटीजन है वो ओन ही जोन रहते हैं, है ना, बाउंड्री कूद फांद के वो खुद ही आ जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे और कुछ पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जब ये लोग न्यू दिल्ली पहुंचे तो जिस तरह से इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, है ना, हालांकि वेलकम करना चाहिए और एक थैंकफुल होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, है ना, कि उन्हें सेफली इवैक्यूएट किया गया। इन्होंने कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दी, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट अपसेट। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई हमें कंफर्टेबल सीट नहीं मिली प्लेन में। ठीक है, व्हाट अ सेम, है ना, आपको इवैक्यूएट किया जा रहा है ना, और आप क्या डिमांड कर रहे हो, है ना, आके क्या ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि सीट कंफर्टेबल नहीं थी, है ना। हमें कंफर्ट देखना है कि आपकी लाइफ देखनी है ना। तो बहुत ही सेमफुल है कि इस तरह से बातें हो रही हैं। इसके अलावा इन्हें न्यू दिल्ली पे लाके ये न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पे रख दिया गया। उसके बाद इन्हें जो स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है, यानी कि जम्मू कश्मीर का SRTC, है ना, उसके थ्रू जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। उन्होंने इस पे भी इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि हमें बस से भेजा जा रहा है, हमें प्लेन से नहीं भेजा जा रहा है ना। तो मतलब अनथैंकफुल लोग भी हो सकते हैं, है ना, मतलब बजट तो आप भूल ही जाओ, है ना, कितने एफर्ट लगाए होंगे इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, है ना। और जब इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के रिव्यूज सुनेगी कि इस तरह का मूड है ना, तो गवर्नमेंट ऐसे ही पीपल अनफ्रेंडली हो जाती है ज़्यादा देर में, जब उसे लगता है कि लोग उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो करना चाहिए इन्हें। ठीक है, तो देखते हैं आगे ऑपरेशन सिंधु में और कितने लोगों को बचाया जाता है। ठीक है, अर्मेनिया के बारे में बहुत बात हो रही है, तो अर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं, कहाँ है ये अर्मेनिया और किस तरह से कहाँ रीजन में पड़ता है ये। तो ये रहा अर्मेनिया, ये अर्मेनिया है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको कुछ ब्राइट येलो दिख रहा होगा, कुछ है ना डार्क येलो दिख रहा होगा, कुछ लाइट येलो दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ये रीजन नहीं देखना, ये जो जितना भी येलो इस रीजन है इट इज कंसीडर्ड एज अर्मेनिया। ठीक है, ये रहा ईरान, है ना, दोनों ही कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और अर्मेनिया के साथ इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है ना। अब चाहे अर्मेनिया की अगर बात करें तो कश्मीर पर चाहे इंडिया का स्टैंड हो, रशिया के बाद दूसरा कंट्री है जो ओपनली बोलता है कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। इसके अलावा अर्मेनिया उन देशों में भी पहले नंबर पे आता है जो इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा G7 में एंट्री को लेके चाहे अदर प्लेटफॉर्म पे इंडिया को सपोर्ट करने को लेके हो, है ना। इसके अलावा इंडिया भी अर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखता है, बहुत सारे वेपन हम अर्मेनिया को सप्लाई करते हैं, है ना।
आर्मेनिया का अजरबैजान के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, हमने बहुत सारे वेपन्स यहाँ पर अपने सप्लाई किए थे, चाहे हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ठीक है, चाहे हमारा पिनाका हो, ठीक है, अभी और भी बहुत सारे वेपन ये परचेज करने वाले हैं, चाहे ब्रह्मोस हो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हो, या फिर हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा डीप है ना। दोनों के एक दूसरे के प्रति स्टैंड को लेके समझा जा सकता है ना, कि दोनों कंट्री इंडिया एंड आर्मेनिया किस तरह के रिलेशंस को एंजॉय करते हैं, दैट इज़ वाई, है ना। बॉर्डर तो हमारा जो ईरान है वो टर्की के साथ भी शेयर करता है, बट हमने अपने सिटीजन्स को टर्की जाने के लिए नहीं बोला, बिकॉज हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं साइप्रस विजिट के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि कैसे टर्की के साथ हमारे रिलेशन खराब रहते हैं। हम रिलेशन खराब नहीं रखना चाहते, टर्की एक इस्लामिक, है ना, खलीफेट बनाने के, है ना, ड्रीम को लेके, है ना, इंडिया के साथ अपने रिश्ते खराब करके रखता है। तो हमने अपने सिटीजन्स को टर्की नहीं भेजा, हमने कहाँ भेजा, हमने आर्मेनिया भेजा। हमने अपने सिटीजन्स को अजरबैजान नहीं भेजा, बाउंड्री तो अजरबैजान के साथ भी है ना। हमने अपने सिटीजन्स को कहाँ जाने के लिए बोला, हमने अपने सिटीजन्स को आर्मेनिया जाने को बोला, बिकॉज, है ना, हम आर्मेनिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं, है ना, उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, है ना। तो एक वेस्ट एशिया में एक कंट्री है ना, सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है, सॉरी, है ना, और इसकी जो कैपिटल है वो येरेवान है, और करेंसी की बात करें तो आर्मेनियन ड्राम इस्तेमाल होता है यहाँ पे, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी आर्मेनिया है, और कॉन्टिनेंट ऑब्वियस सी बात है एशिया कॉन्टिनेंट में है, और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो निकोल पाशियान इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज, कनाडा सेज खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कंटिन्यू टू फंड वायलेंस इन इंडिया। तो कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस, कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है, पाकिस्तान में ISI होती है, और अमेरिका में CIA है, वैसे ही कनाडा में CSIS है। तो इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की, और इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में इनके मिक्स रिव्यू मिले, है ना, कुछ अच्छा भी लिखा हुआ था, कुछ बुरा भी लिखा हुआ था, है ना। तो सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट में इंडिया के ऊपर दोबारा से ये एलिगेशन लगाया गया कि लास्ट ईयर जो प्रो खालिस्तानी लीडर है निर्जर, उसकी जो किलिंग हुई थी कनाडा में, उसमें इंडिया का ही हाथ था। उन्होंने जो इस रिपोर्ट में कनाडा के इस रिटोरिक को दोहराया गया है ना, कि इंडिया ने, है ना, इंडिया ने गनमैन को पैसे देके या रॉ की मदद से जो प्रो खालिस्तानी लीडर है निज्जर, उसकी किलिंग करवाई, ठीक है। इसके अलावा इंडिया को वन ऑफ द मेन परपिट्रेटर के रूप में माना गया है, कि भाई इंडिया एक एनिमी है जो जासूसी करता है कनाडा पे, ठीक है। सिर्फ इंडिया का ही नाम नहीं लिया गया है, चाइना का भी नाम लिया गया है इसमें, ईरान का भी नाम लिया गया है, पाकिस्तान को भी मेंशन किया गया है, एंड इसके साथ साथ रशिया को भी मेंशन किया गया है, मैन परपेट्रेटर, ठीक है। तो कि ब्लेम लगाया गया कि भाई ये जो कंट्रीज हैं, है ना, रेस्पेक्टिव कंट्रीज, इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान या पाकिस्तान, ये जासूसी करते हैं और कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का, है ना, हमेशा कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में बोला गया कि पाकिस्तान इंटरफेयर क्यों करता है, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान, जो कनाडा में प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, ये जो पाकिस्तान से बसे हुए लोग हैं और पॉलिटिक्स में है ना, इनको इलेक्शन में जितवाने के लिए, ताकि पाकिस्तान का डोमिनेंस हो, इसलिए ये स्पाइंग करते हैं, है ना। चाइना, क्योंकि यूएस से बहुत अच्छा एलाई है कनाडा का, इसलिए करता है। और इंडिया क्यों करता है ना, क्योंकि इंडिया के जो सो कॉल्ड, है ना, खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, दैट इज भाई इंडिया नज़र रखता है ना। रशिया तो, है ना, नेचुरल अलाई है, क्योंकि ये वेस्टर्न अलाइड कंट्री है ना। ईरान, क्योंकि इजराइल के साथ दोस्ती है, दैट इज भाई ये नज़र रखता है। एक अच्छी बात भी इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में बोली गई है ना, CSIS ने ये एक्सेप्ट किया है कि कनाडा में रहने वाले जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, है ना, वो फंडिंग करते हैं इंडिया में टू प्रमोट वायलेंस,
यानी कि जो पंजाब में दंगा भड़काने के लिए, वायलेंस कराने के लिए, है ना, जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, है ना, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी फंडिंग करते हैं। हाँ, तो ये चीज इन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि इन्होंने फिर इसको जस्टिफाई भी कर दिया रिपोर्ट में कि दो तरह के खालिस्तानी सपोर्टर होते हैं, एक तो वो जो चुपचाप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे वो, है ना, जो इंडिया में फंडिंग कर रहे हैं। तो हम इस रिपोर्ट में केवल उनका जिक्र कर रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, है ना, जो इंडिया को बर्बाद करके खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों की बात इन्होंने एक्सेप्ट की है। ठीक है, कनाडा के बारे में, G7 अभी कनाडा में ही हुआ है, तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, तो हम दूसरी न्यूज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज। इन अ फर्स्ट ट्रंप सेज लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो अभी एक ट्राई सर्किल मुकाबला चल रहा है, यूएस, जिसमें एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ इंडिया है, और एक तरफ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लास्ट मंथ, है ना, 7 to 10 मई के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स फायर किए जाते हैं, एंड अचानक से सीज फायर हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड एक पर्सन आता है, वो ट्वीट करके जानकारी देता है कि मैंने इस सीज फायर को करवाया है, और वो पर्सन नॉट अनदर देन डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, कि मैंने इस वॉर को रुकवाया है। और ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट इंटरव्यू पे इस रिटोरिक को दोहराते रहे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैंने रुकवाया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के थोड़े करीब जाने लगते हैं, क्लोज जाने लगते हैं, एंड इंडिया के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जिससे इंडिया बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। एंड G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इनकी डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होनी होती है, एक मीटिंग होनी होती है, बट हो नहीं पाई क्योंकि ये चले आए यूएसए वापस। इन्होंने बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कनाडा से यूएसए बुलाया, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मना कर देते हैं कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद एक डिटेल वीडियो आता है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का, जिसमें ट्रंप से क्या बात होती है, और ट्रंप ने जो प्रीवियसली जो क्लेम किए थे सीज फायर के बारे में, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो यूएसए में ऑलरेडी होते हैं उसी टाइम पे, है ना, उनसे मीटिंग होती है। उसके बाद ये स्टेटमेंट निकल के आता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट एकदम से क्यों निकल के आया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टांस को बदल दिया, जो कॉन्टिन्यूसली एक महीने से कह रहे थे कि हमने कराया सीज फायर, है ना, क्यों एकदम से ये रिटोरिक बदल गया, है ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएसए को ये फील हो गया कि इंडिया कहीं ना कहीं दूर जा रहा है यूएसए से। ठीक है, दूसरा इन्हें लगने लगा कि इंडिया को शायद लग गया था इनकी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता। एक्चुअली क्या कॉन्स्पिरेसी क्या थी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कनाडा में मीटिंग नहीं की, ये चले आए यूएसए वापस, और इन्होंने यूएस आके प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मना कर दिया, है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ये पता लग गया था, क्योंकि एक स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि जब ये कनाडा से यूएसए वापस आए डोनाल्ड ट्रंप, उस समय पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी यूएसए में अवेलेबल थे। तो इनका प्लान ये था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बुला देते हैं और एक फ़ोटो खिंचा लेंगे हाथ मिलाते हुए, दोनों का हाथ मिलवाते हुए, एंड मेरा नाम हो जाएगा, मैं ग्लोबल लीडर बन जाऊंगा। ठीक है, बहरहाल हुआ भी भाई, है ना। बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में जाने से मना कर दिया, बट जब इनकी मीटिंग हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से, तो उन्होंने बोला कि आपको तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, है ना। आसिम मुनीर ने बोला कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, है ना। इफ बूट लिकिंग हैज ए हाइट, है ना, तो आप आसिम मुनीर को देख सकते हो। ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रंप को ये फील हो गया कि काफ़ी डैमेज वो कर चुके हैं, है ना। उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है कि टू वेरी स्मार्ट लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइडेड टू एंड लास्ट मंथ कन्फ्लिक्ट दैट कुड have turned into a nuclear war, US President Donald Trump said after holding a rare luncheon meeting with Pakistan Army Chief
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एट एट द व्हाइट हाउस। उसके बाद इन्होंने बोला मेरा कोई हाथ नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के लीडर स्मार्ट हैं, उन्होंने ही खुद से सब कुछ किया है। अच्छा, पाकिस्तान एक जो यूएसए है वो एकदम से पाकिस्तान को है ना इतना नोटिस क्यों करने लगा, इतना बहुत ज़्यादा भाव क्यों देने लगा सो कॉल्ड, है ना। बहुत सारे रीजन है ना। पहला रीजन ये बोला जाता है कि भाई यूएसए ने बोला था इंडिया को कि आप F-35 परचेज कर लो। इंडिया ने इस प्रपोजल पर कोई विचार अभी तक किया नहीं है ना। दैट इज भाई ये पाकिस्तान के करीब जा रहे हैं कि देखो हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने लगेंगे। तो एक तरह से इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा रीजन ये बता रहे हैं कि ईरान जो यूएसए है वो ईरान के साथ फुल फ्लेजेडली वॉर में जा रहा है विद इजराइल, है ना। अब यूएसए को चाहिए एयर बेसिस, और नियर बाई एयर बेसिस मिल जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा, है ना। तो इन्हें लगा कि पाकिस्तान में हमें एयर बेसिस मिल सकते हैं। दैट इज वाई, है ना, इन्होंने पाकिस्तान को इतना ल्योर बेट करना शुरू कर दिया कि, है ना, कि आप तो हमारे फ्रेंड हो वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, है ना, डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के करीब जाने के। बिकॉज बिल्कुल 360 बदल दिया है इन्होंने। अपने इलेक्शन कैंपेन में जो बातें बोली थी बिल्कुल पलट गए ये, बिल्कुल पूरी तरह से, है ना, कि इंडिया के साथ ऐसे रिलेशन रखेंगे, चाइना के साथ ये करेंगे, है ना, G7 में जाएंगे, G7 को G9 बनाने की बात करेंगे, है ना। उसमें इंडिया को शामिल करने की बात नहीं करेंगे, किसको शामिल करने की बात करेंगे, चाइना को शामिल करने की बात करेंगे। तो दैट इज वाई यूएसए को बहुत ज़्यादा कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, ड्यू टू द दिस मैन, इस आदमी की वजह से, है ना। बातें इतनी करते हैं, झूठ इतना बोलते हैं, है ना, यू टर्न इतना लेते हैं, है ना, कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में पूरी तरह क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये यूएस इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 21 जून के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।